गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या ला रहे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे अरे भाई, क्या हो गया? सामने से हट जाओ और यहाँ ध्यान दो। हो गया? अब यहाँ ध्यान दो। चलो, क्वेश्चन को देखिए बेटा, बहुत ही बढ़िया सा सवाल। जल्दी 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 आ जाओ। बातें बंद, सवाल की तरफ ध्यान। यहां पर वेलोसिटी कैसी है? यहां कैसी है? आपको ए नेट और वेलोसिटी के बीच का एंगल बताना है। एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, या फिर पता नहीं। ये पता नहीं लिखा है, पता नहीं नहीं लिखा है। पटता तो तुमसे कोई भी नहीं, ये तो पता ही है मुझे। जल्दी करो। पहले का पहले का एक्यूट, पहले का एक्यूट, दूसरे का ऑब्ट्यूज, या दूसरे का राइट? दूसरे का ऑब्ट्यूज, पहले का एक्यूट। अरे सर, इनका मतलब क्या होता है ये तो बता दो। एक्यूट होता है बेटा थीटा लेस देन 90। बातें बंद हो जाएंगी अब, शांत रहना 2 मिनट। और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? थीटा ग्रेटर देन 90। राइट तो जानते ही है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90। चलो अब सॉल्व करो। मुझे ये बताओ बेटा, एसी किधर लगेगा? सेंटर में? यार बोलते ही नहीं हो। एटी कहां होगा? वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में, क्योंकि बढ़ रही है। तो ए नेट किधर होगा? अब बताओ मुझे, वेलोसिटी और ए नेट का एंगल क्या बेटा ये है? क्या दिस इज लेस देन 90? तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 आएगी तो क्या बेटा राइट होगा? एक्यूट होगा। बहुत सारे बोले हाँ राइट होगा। एक्यूट इज राइट। अरे एक्यूट इज द राइट आंसर। एक्यूट इज नॉट राइट, बट एक्यूट इज राइट। क्या हो गया? हाँ बता रहा हूं ना, ऑप्ट्यूज। बहुत बढ़िया, एक एक्यूट तो दूसरा ऑप्ट्यूज। दिख गया तेरे को? क्या बेटा, 80 नीचे, एसी अंदर सेंटर की तरफ, और ए नेट इधर। शायद सबको नजर आया होगा। क्या ये थीटा भी दिख गया सबको? और अगर थीटा दिख गया तो क्या थीटा इज ग्रेटर देन 90? तो इसका आंसर क्या है बेटा? ऑब्ट्यूज।
ऑब्ट्यूज। पी लिया बेटा पानी वानी, और पीना है कुछ? आधे घंटे से पानी पी रहा है, बंद कर उस बॉटल को और रख साइड में। दूसरे की बोतलों से पी रहा है, कैसे दिन आ गए तेरे? पानी पी रहा है यार, और क्या ग्लूकोज भर लाएगा, रसना भर लाएगा, इससे ज्यादा क्या भरेगा? है रसना, दुद्धू। अभी तुम बॉटल से थोड़ी पीने वाले बच्चे रहे भाई। आप तो ग्लास से पीते हैं गटागट। आओ भाई, जल्दी जल्दी ध्यान दो जो चीजें बता रहा हूं। हाँ, जल्दी करो। नहीं, जो दिया है सब यही है। स्पीड दे रखी है, ओमेगा दिया हुआ है, एटी एसी ए नेट वगैरह सब निकालना है। अरे बोलना ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? वी बाय आर, वी इंटू आर नहीं, वी बाय आर, ओमेगा बराबर वी बाय आर। बोलो क्या हो जाएगा? 2/2। आंसर बोल, 1 रेडियन पर सेकेंड। बहुत आसान। ओमेगा के बाद क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा से पहले एक काम कर, 80 निकाल। 80 जीरो है। क्यों, क्या हुआ बेटा? 80 जीरो क्यों है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना हो सकती है सर्कुलर में। जल्दी बोलो, सर्कुलर में वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हो? क्या बदल रहा है? ध्यान से है ना, डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंजिंग है, पर क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड पे कौन इफेक्ट लाता है? 80। 80 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मैग्नीट्यूड बढ़ाना घटाना। ये जो मुस्कान निकल रही है ना बेटा, इसको अंदर दबा लो थोड़ी देर। तुम दोनों को बोल रहा हूँ, ध्यान से, है ना? हाँ, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना? चलो 80 क्या हो गया? जीरो, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज ना बढ़ रही है ना घट रही है। अच्छा 80 अगर जीरो तो अल्फा भी, ओमेगा कांस्टेंट दिख रही है ना, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जीरो। अच्छा एसी, ओमेगा स्क्वायर आर लगा लो, चाहो तो वी स्क्वायर बाय आर लगा लो। ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 1 × 1, और आर की वैल्यू 2। आंसर बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या निकालना है? ए नेट। क्या बेटा ऐसे में ए नेट की वैल्यू एसी? आंसर बोलो, बहुत ही आसान, सही। वेलोसिटी और ए नेट के बीच का एंगल, वेलोसिटी और ए नेट के बीच का एंगल 45। 45 कैसे आ जाएगा भाई? वेलोसिटी ये रही, और बेटा एसी इधर, यही तो ए नेट है, तो 90 आएगा ना। इस बार बेटा एसी तो ए नेट है ना आपका, तो एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अगर 80 जीरो है, 80 क्या है बेटा? तो ए नेट और एसी बराबर नहीं हो गए? खत्म, 90 डिग्री। ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। एंगल बिटवीन ए नेट एंड एसी, बोलो कितना आ गया? अरे ये क्या लिख दी? ठीक है, नहीं आया समझ में?
ये तो बहुत आसान सवाल है। और कराऊं? ऐसा ही कराऊं? ऐसे कितने करोगे? बस हो गया एक। थोड़ा टफ वाला लो। v की वैल्यू 40, 40 नहीं है 40। अब करो सॉल्व, सब दिया हुआ है। ओमेगा एटी एसी अल्फा इनेट और एंगल बिटवीन इनेट और एसी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। स्पीड बढ़ाओ। नहीं आया? पहले इसमें बताओ 80 है या नहीं है? 80 है, क्यों? वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यस और नो? 0 पे ऊपर 0, 1 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर 12, ऐसे चल रही है ना भाई। तो अगर बेटा आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट इज वेरी वेरी इजी टू सी कि यहां पर एक्सेलरेशन होगा। कौन सा वाला? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? बोलो। डीवी बाई डी टी। एटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? डीवी बाई डी टी। ये वाला भूल गए क्या? काइनेमेटिक्स। तो क्या वैल्यू आएगी? डी बाई डी टी ऑफ 40। कितना हो गया बोलो? 4। खत्म। तुम्हें ये नहीं चमका? एसी वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। चल पहले ओमेगा निकाल देता हूं। ओमेगा बताओ। ओमेगा होती है बेटा वी बाय आर। टाइम कितना दिया है? 3 सेकेंड पे। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 3। और आर बोलो, बोलो कितना हो गया? 6 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या निकालना है बोलो बेटा? एसी ओमेगा स्क्वायर आर कर लूं? ओमेगा तो आई गई 3 सेकेंड पे, तो सीधे यही काम में ले लेता हूं। तो 6 × 6 × 2। आंसर बोलो 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 32 कहां से आ रहा है ये? 36 × 2 72 होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तुमने कौन सा चमत्कार मचाया इसमें? है? क्यों टाइम क्यों नहीं पुट किया? तो टाइम नहीं भी पुट करते तो टी की वैल्यू में आंसर देते। ये दे तो रखिए 3 सेकेंड। क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखा क्या भाई? 3 सेकेंड पर निकालना है जो भी कुछ करना है। ये देखा नहीं क्या तुमने? बहुत बढ़िया, आया समझ में? अब आगे बोल। ए नेट अंडर रूट एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। भूल गए क्या? ए नेट का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखता है ना। तो बोलो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में जल्दी बोलो। एटी कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्यों? अरे क्या हो गया? सब ठीक तो है इधर? अरे सॉरी, इधर क्या कर रहे हो? ये लिखना नहीं आ रहा? एटी और एसी कहां कंफ्यूज हुए बताओ? कौन से स्टेप में कंफ्यूजन है अभी पूछो? सब ठीक है? और क्या निकालना था? अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा? एटी अपॉन आर। एटी बोलो
80 बोलो 4/r कितना 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर में नहीं आता है, रेडियन में आता है, अल्फा है। अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा और एटीएसी किस में आएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए नेट किस में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ। एटीएसी लीनियर होते हैं, एटी और एसी क्या होते हैं लीनियर। अल्फा होता है बेटा एंगुलर। तो बस ठीक है ना, हो गया ये। और क्या निकालना था एंगल भी निकालना है। अच्छा तो एसी तो बेटा अंदर इधर और एटी इस बार इधर है कि पीछे है पीछे है ऊपर है कि नीचे है पूछ रहा हूं तुमसे, तुम बताओ। क्यों ऊपर ये बढ़ रही है घट रही है 0 पे 0 1 पे 4 2 पे 8 3 पे कितनी 12 तो बढ़ रही है ना बेटा। तो बढ़ रही है तो एटी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या बेटा ए नेट इधर आएगा। यार तुम बोल ही नहीं रहा यार, चमक ही नहीं रहा यार, नहीं चमक रहा। तो ए नेट की वैल्यू आ गई, तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है अल्फा। बोलो क्या आ जाएगा tan अल्फा, जल्दी बोलो। 80/80 कितना था बेटा 4। एसी कितना है इस समय 72 5। क्या कुछ भी बोल रहे हो क्या। तो 2 कितना आ गया बोल, 2 से काटो इसे, 4 से ही काट दो, 4 से ही कट रहा है ना ये तो। 4 और ये कितने हो गए 18 19 20 तो 1/18। हाँ अल्फा इज tan इनवर्स 1/18 ऐसे लिख लो। क्या यार तुम्हें ये समझ में नहीं आया। पढ़ते लिखते नहीं हो बेटा तुम लोग, पढ़ रहे हो घर पे जाके। एक चीज होती है जिसमें तुम नोट्स बनाते हो, उसे कॉपी बोलते हैं। वो घर पे जाके खोलते हो, नोट्स बनाते हो। मैं देख रहा हूं जैसे मैं आप लोगों की कई बार कॉपियां देखता हूं, जो लोग डाउट वाउट पूछने आते हैं वो लोग पूरा काम ही नोट नहीं करते हैं। नहीं तो पूरा काम नोट क्यों नहीं करते हो, उसके पीछे क्या कारण है। मैं टाइम तो देता हूं नोट करने का यार, तो फिर क्या बातें ही करते रहते हो पूरे टाइम। और जो लोग भी काम नोट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बता दूं मैं ये वाली बात कि काम नोट नहीं करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जीवन की। जिसको भी लगता है ना नोट्स मेरे पास में तो पुराने पड़े हैं या कहीं और से जुगाड़ लूंगा या ये नोट्स बढ़िया है या वो नोट्स बढ़िया है, उनको पहले ही बता दूं बेटा कि नोट्स सारे अच्छे होते हैं, पर अगर क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो तो नए नोट्स बना लो, नहीं तो मैच ही करते रह जाओगे नोट्स को। कभी नोट्स कंपेयर करोगे कभी मास्टर, खेल खत्म। जो कंपटीशन खुद से होना चाहिए वो बाकी लोगों से करा करू के अपना ही खेल खत्म कर लोगे। तो इसीलिए नोट्स दोबारा बना लो, चाहे पुराने बने हुए हैं तो भी। और अगर कुछ रह जाता है तो आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम है कि पीडीएफ मिलती है यार। पहले तो हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, मिट गया तो मिट गया, खेल खत्म, मिट गया तो एक बार। तो इसीलिए नोट्स हाथों हाथ बना लो, और अगर नहीं हो पाता है किसी कारण से तो घर पे जाके देख के बनाओ, इस बहाने रिवाइज हो जाएगा। मेहनत ही नहीं करना चाहते तो अलग बात है। तुम लोग डॉक्टर बनोगे यार, बड़े होगे पता नहीं कैसे। डॉक्टर्स को तो कभी भी मतलब कॉल आ जाती है रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे। मेरे ताई जी ताऊ जी डॉक्टर्स हैं, सगे ताई जी ताऊ जी। अब मैं बताऊं उनके साथ क्या हुआ। ताई जी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ताऊ जी जो है वो सर्जन है। तो वो पहले कोटा में ही रहा करते थे, स्टेशन एरिया जो है ना जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके पास में उनका नर्सिंग होम था। उनका 24 आवर्स रहता था क्योंकि उनका घर ही था नर्सिंग होम और सारी चीजें। तो किसी ने घंटी बजाई, रात को 2:30-3 बज रहे थे, घंटी बजाई तो ताई जी उठ के गई कि भाई क्या इमरजेंसी है, क्योंकि भाई गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो इमरजेंसी में बच्चे बच्चे वाला केस भी आता रहता था। तो इसीलिए वो उठ के गई कि भाई क्या इमरजेंसी है। तो एक आदमी लड़के आया हुआ था किसी दुकान पे, और अच्छा बढ़िया लंबा चौड़ा सा आदमी था, लड़के आया हुआ था और लड़ाई के अंदर कांच वांच पे घूसा घूसा मारा होगा या उसको किसी ने मारा होगा तो उसके हाथ छिला हुआ था ऐसे। तो मेरी ताई जी ने उसको बोला कि आप पहले पुलिस केस बताओ। उसने क्या दारू वारू पी रखी थी बहुत सारी। नीचे बोला नीचे आ डॉक्टर, ऐसे नीचे आ। वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, वो यूं बोला नीचे आ। तो ताई जी ने बोला भाई ये तो दारू वारू पी रखी है, इसका क्या इलाज करेंगे, लड़के आया है।
और उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप किसी को लेकर आओ अपने साथ में। उन्होंने इतना बोला, इतने में तो भाई साहब वो उस टूटे हाथ के साथ ही एक छज्जा निकला हुआ था घर के बाहर, उस पे चढ़ गया और उस पे चढ़ के सीधे ताई जी का घूंसा भाट। मजाक नहीं कर रहा मैं, पूरी अखबारों में खबरें आई थी, 15-16 साल पुरानी बात है ये। उनके घूंसे घूंसे जड़ दिए ठक ठक ठक। डॉक्टर की जबरदस्ती पिटाई लग गई, क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर उनकी पिटाई की वो तो ठीक है, फिर अंदर चला गया घर में, वो चोरी वोरी नहीं करने आया था, बस मारपीट कर लो। वो नशा है ना यार फालतू का, कि इन्होंने मेरे को इलाज के लिए मना कैसे कर दिया। उनकी पिटाई कर दी, फिर अंदर गया, ताऊ जी की पिटाई कर दी। वो सॉस की बोतल होती है ना, सॉस की बोतल फोड़ी और ताऊ जी के ऐसे हाथ पे खच 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 ऐसे कर दिया। हाँ भाई बहुत चोटें लगी थी, कोई ऐसे ही थोड़ी है। और पता नहीं ऐसे में दम कहाँ से आ जाता है। मोटे मोटे लकड़ी के दरवाजे जो थे ना, वो लात मार मार के तोड़ दिए। हाँ उसके बाद फिर मेरा कजन है, वो सो रहा था कमरे में, उसने पुलिस पुलिस को फोन किया, अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपने दरवाजे के अंदर से जाके दूसरे कमरे में निकल के पुलिस पुलिस को फोन कर दिया। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन थे, पुलिस भी फिर आराम से आती थी। ऐसे थोड़ी है कि आजकल ट्वीट कर दिया और पुलिस आ गई। तो आज उस समय सिस्टम अलग होते थे, पुलिस आती उससे पहले उनके यहाँ जो केयर टेकर था, और मेरी ताई जी का एक छोटा भाई था जो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था, वो उनके साथ ही रहता था, उसमें भी पता नहीं कहां से दम आ गया। वो आया दौड़ता हुआ कि मेरी दीदी जिया जी को कैसे मारा, और उस पर कूद गया एकदम जोर से, उसको गिरा के धैं 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 घूसे 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 घूसे। फिर पुलिस आ गई। मैं वहां थोड़ी था, मेरे को तो जो सुनाया वो बता रहा हूं। मैं होता तो इतना भी नहीं कर पाता वो। मैं दूर से ही बोलता रुक, जो चाहिए ले ले। मुझे हाथ नहीं लगाना है। हैं? आप वहां रहते तो, आज यहां नहीं रहते। नहीं तो ऐसे कोई मरने मारने वाली बात थोड़ी थी। मैं होता जबरदस्ती उसकी पिटाई लगाता, वो मर मुर जाता। ऐसे कहीं फंस जाओ ना जबरदस्ती की लड़ाई में, तो उस समय चेहरा वहरा कुछ नहीं देखना चाहिए किसी का, सीधे मेन पॉइंट पे लात मारनी चाहिए और उसके बाद भाग जाओ। और ये वाला प्लान सबको बताना, ध्यान रखना। पता लगा जिसको बताया वही आके आपके वहां मार के चला गया। भैया सबसे अच्छा यही होता है, उधर लात मारो और भाग लो, पर जबरदस्ती भी नहीं कि चलो मारते हैं। बेटा आगे तक का जीवन खराब हो जाता है। कुछ लोग तो सोच रहे हैं करना क्या है आगे तक का। ये याद है कांस्टेंट एक्सिलरेशन के लिए होती थी, तो अब होगी बेटा कांस्टेंट अल्फा के लिए। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये कब अप्लाई होगी? जब अल्फा कांस्टेंट होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो पता है तुम्हें। ये भी लिख रहे हो, कैसे गेले हो ना मतलब। इतना गेलापन कहाँ से लाते हो तुम लोग? गेला मतलब बावड़ा, बावड़ा। मेरी एक दोस्त थी वहां बेंगलोर में, तो उसको है ना, अब हर चीज में वो मत किया करो। तो उसको है ना, उसको हाड़ौती थोड़ी आएगी, वो तो वहीं की थी, कर्नाटका की थी, कन्नड़ वन्नड़ आती थी, पर उसको
तो उसको वो ऐसे मैं गेला बोल देता था ना किसी को, तो बोलती थी ये गेला गेला क्या बोलता है, तो मैं बोलता था कि गेला मतलब होता है बहुत भोला आदमी, बहुत भोला आदमी। So, उसके उसने है ना, जो एचआर हुआ करता था हमारी कंपनी का, उसको जाके बोल दिया यू आर अ गेला। उसने सर्च किया गेला मतलब क्या होता है, इधर उधर पूछा, तो किसी ने उसको सच बता दिया कि गेला मतलब भला आदमी नहीं होता है, गेला मतलब बावड़ा आदमी होता है। उसको पता लग गया, वो बेचारी की हालत खराब हो गई उसके बाद। तो वो मेरे पास में आई, यू टोल्ड मी द रॉन्ग थिंग। बोला नो, आई टोल्ड यू द राइट थिंग। फिर हमारी दोस्ती खत्म हो गई। तो उसमें क्या हो गया, तो मेरे को कोई दुख नहीं है। अभी मैं इसको गेला सिखा दूं और बोलूं गेला मतलब क्या होता है भोला आदमी, तो ये भी यही बोलेगा यार, उसमें क्या हो गया, है कि नहीं। नहीं, ये तो सर आजकल पहले ही सर्च करने लगा, हमारे साथ रहता ही है ना। चलो आओ, क्वेश्चन लिखो। अ रोटेटिंग रॉड, a rotating rod achieves a rotating rod achieves 40 pi radian per second. A rotating rod achieves 40 pi radian per second from 20 pi radian per second. A rotating rod achieves 40 pi radian per second from 20 pi radian per second in 10 seconds. In 10 seconds. ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखें फाइंड, पहला सवाल अल्फा, दूसरा सवाल थीटा, तीसरा सवाल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ये होने में कितना टाइम लगा बेटा, 10 सेकेंड। 40 पाई से 20 पाई, मतलब 20 पाई से 40 पाई। अचीव्स 40 पाई फ्रॉम 20 पाई, इसका मतलब इनिशियल कितना था 20, फाइनली क्या हो गया 40। तो सोचो एक्सिलरेटेड है या नहीं है क्या एक्सिलरेटेड। हाँ अल्फा है, 2 या 2 पाई, 2 पाई। थीटा 100 बोल रहे हो, ध्यान से करो बेटा। भाई आपने इसके लिए तो फॉर्मूला लगा दिया होगा ना, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनल कितना है बोलो, 40 पाई। इनिशियल कितना है बेटा 20 पाई प्लस अल्फा इंटू 10। तो यहां से बेटा अल्फा कितना आ गया, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, इसको काइनेमेटिक्स पहले उससे करें अपने तरीके से। 20 पाई से 40 पाई 10 सेकेंड में हो गया, तो बड़े कितने 20 पाई, कितनी देर में 10 सेकेंड में, तो एक में कितने बड़े होंगे। नहीं आया, वो सब जगह काम की है, कांस्टेंट अल्फा है ना, वहां क्या होता था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इट इज द सेम थिंग, डोंट वरी। दोनों बातें बिल्कुल सेम होती हैं, यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। 10 सेकेंड में कितनी बड़ी 20 पाई, तो एक में कितना बढ़ता होगा 2 पाई, तभी तो 10 सेकेंड में 20 पाई बढ़ेगा। क्या है यार तुम लोग, तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल बोलो 20 पाई, टाइम बोलो 10 प्लस हाफ अल्फा बोलो 2 पाई, टी स्क्वायर मतलब 100। ये कितना हो गया 200 पाई प्लस 100 पाई, 300 पाई आ रहा है यार। तो तुम तो 100 बोल रहे थे, बहुत सारे लोग 100 बोले। आ गया था या मैंने निकाला तब आया है? आपे आ गया था ना ये। चलो, पता नहीं क्या करते रहते हो। तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो मेरे को ये बता कि 2 पाई रेडियन क्या बेटा एक चक्कर में होते हैं, बोलो। तो एक रेडियन कितने चक्कर में होता होगा,
1/2 पाई चक्कर में, तो बेटा 300 पाई रेडियन कितने चक्कर में होंगे? हैं? 300/2 पाई। तुम्हें चमका ही नहीं। पक्का? पाई पाई दो से कितना? 150। तो आंसर कितने चक्कर है? 150 चक्कर या 150 रेवोल्यूशन। जो भी आपका थीटा है उसे किससे डिवाइड कर दो? 2 पाई से। तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ चक्कर जो आपने काटे हैं। अच्छा, यही मुझे अगर नंबर ऑफ चक्कर पर सेकंड निकालने होते तो अपॉन टाइम। अरे अपॉन क्या कर दो? कितना टाइम लगा? 10 सेकंड में कितने चक्कर? तो असल में आप क्या निकाल रहे हो? फ्रीक्वेंसी। असल में क्या निकाल रहे हो? तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 चक्कर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कितनी देर में? 10। 15 चक्कर पर सेकंड। बोलो सही है? तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। चमका ही नहीं यार तुम्हें। तो तेरे को चक्कर पर सेकंड निकालने होंगे तो क्या करेगा? टोटल चक्कर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लैरिटी? टाइम पीरियड है क्या ये? नहीं। 10 सेकंड इज नॉट द टाइम पीरियड। ठीक है ना? टाइम पीरियड कितना है इसका? 1/15। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? 1/f। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1/15 सेकेंड्स। चमका? हाँ। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 1/15 सेकेंड। आई ना बात समझ? सारी बातें अलग अलग हैं। टाइम पीरियड 1/10 नहीं है। टाइम पीरियड 1/10। 10 सेकेंड तो टोटल टाइम है जितने पार्टिकल घूम रहे। नहीं चमका यार कुछ? नहीं आया समझ? 10 सेकेंड तक आपका पार्टिकल घूम रहा है। उस 10 सेकेंड में वो कितने चक्कर काट रहे? 300 नहीं, 150 चक्कर काट रहे। कितने चक्कर काट रहे? पार्टिकल ने जो 150 चक्कर काटे, तो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा? समझ में आ गई ना बात? वही चीज निकाली गई है। अरे कोई शक? अगर आपको कोई बोले कि नंबर ऑफ चक्कर निकालो, क्या निकालो बेटा? तो आपको क्या करना है? बोलो थीटा अपॉन, इसमें थीटा क्या बेटा? रेडियन में। और अगर मान ले डिग्री में दिया है तो क्या करेगा? थीटा अपॉन 360। इसमें थीटा किस में है? डिग्री में। लो फॉर्मूले की तरह याद कर लो, इससे ज्यादा तो क्या बताओ। ठीक है? इससे क्या निकल के आता है? नंबर ऑफ चक्कर निकल के आते हैं। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु, ये तिरछी तिरछी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल। ऐसे मत किया करो, वो बॉटल साथ लेकर जाता है। समझो? रास्ते में ना करे। ध्यान रखा करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी उसका दिमाग खराब हो जाए, वो बॉटल में पानी भर के लाए। अच्छा है ना? ध्यान से, ऐसे नहीं करना चाहिए। मत किया करो। चलो एक चीज और बता दूं। मैं अगर आप लोगों को ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना बेटा, कि हमारे पास में एक झूला है। क्या है बेटा? और झूले के ऊपर क्या है बेटा? जानवर। बस। अरे समझो भाई, इधर ध्यान दो। झूले पे क्या है बच्चों? और इन पे कौन बैठे हैं? नहीं नहीं, बच्चे बैठे। अरे अपनी दीपिका।
कट्टू आलू और दीपू बैठे थे। अरे सुन तो ले, समझो ना यार, बढ़िया सी चीज बता रहा हूँ, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। इसको अगर मान लो हम लोग ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो जब भी झूला झूलने जाते हैं मेले के अंदर, तो झूला झूलाने का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अंदर की तरफ बिठाया जाता है। उन्हें कहाँ बिठाया जाता है? उसका कारण क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये बेटा झूला है, ये घोड़े हैं, घोड़े के पीछे से आपको ऐसा दिखता है ना शेप, तो एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं तीनों, है ना? अरे दिख रहा है ना? इमेजिन कर लो, ये घोड़ा है, इनके सबके मुंह अंदर की तरफ है, उधर देख रहे हैं सब, ठीक है, और ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अरे तो अब पीछे से ऐसे ही तो बैठूंगा, और कैसे बैठूंगा? तुम्हारे यहाँ अलग तरह से बैठते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे ही बैठते हैं ना। तो ये देखो भाई, अभी ऐसे झूमा, ये वाला डिस्टेंस मान ले R1 है, ये वाला कितना, बस मजाक नहीं, मैं जब बोल रहा हूं तब मत किया करो। ये वाला डिस्टेंस है बेटा R2, और ये वाला डिस्टेंस है बेटा पूरा R3, लास्ट तक के सारे आपको डिस्टेंस दे दिए। अब एक छोटी सी बात बताइए, सबसे ज्यादा डर किसको लगे? गट्टू आलू दीपू। क्यों? उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। क्या आपको V इक्वल्स टू R ओमेगा पता है? बेटा सबका ओमेगा तो सेम है, पर सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है? क्यों? क्योंकि R सबसे बड़ा है। तो दीपू के लिए जब आप वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे? R3 ओमेगा। इसके लिए क्या लिखोगे? और इसके लिए? तो अपने को पता नहीं होता, हमें बचपन में जब झुलाने के लिए लेकर जाया जाता है, तो अंदर की तरफ क्यों बिठाया जाता है, इसका कारण हमको नहीं पता था। हमको तो अब पता लगा कि क्यों हमें अंदर बिठाते थे। क्योंकि ये वाला जो आखिरी वाला जो घोड़ा होता था ना, वो तो भाई साहब यूं हो जाता था, तो बड़े बच्चे इधर बिठाते थे वो इसीलिए। तुम बैठे नहीं हो क्या बीच में? जानवर लटके हुए होते हैं, जानवरों पे बिठा देते हैं। आजकल आजकल ये झूले का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। पैटर्न कैसा हो गया? आवाज नहीं, बिल्कुल। पैटर्न कैसा हो गया? आजकल ऊपर नीचे होने लगे हैं बस वो। पहले क्या होता था, रस्सियां बंधी होती थी और यूं घूमते थे गोल, तो जो सबसे कोने वाला होता था ना, उसका तो आदमी पूरा यूं हो जाता था। तो इसीलिए होते थे भाई, ऐसे झूले बहुत होते हैं। मेलों में आते हैं, अभी कोटा में लगेगा दशहरा मेला, तो जाके झूल लेना। दशहरा मेला, दशहरा मेला, दशहरा ग्राउंड में, दशहरे के टाइम पे मैं लेके चलूंगा। मैं एक काम करूंगा, अपनी डस्टर तो है ही, अपन एक एक दिन बांध लेंगे 10-10 लोगों का, एक आदमी से 500 रुपए किराया ले लूंगा, और बढ़िया डस्टर के अंदर तो मैं बैठूंगा एसी चला के, तुम्हारे लिए पीछे रस्सी बांध के कालीन बांध दूंगा, तुम यूं पकड़ के बैठ जाना। चलेगा? इसीलिए तो चलो V1 V2 V3, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1? बोलते ही नहीं हो। तो क्या ऐसे में A3 विल बी ग्रेटर देन A2 विल बी ग्रेटर देन A1? और सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी यही कवर कर रहा होगा, तो बोलो S3 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन, पक्का? ओमेगा तो सबका सेम होगा। आप इन सबको अगर नहीं भी कंपेयर करो, है ना, तो आप लोग इसको ऐसे चेक करो कि मान लो हमारे पास में एक रॉड है, सिंपल कंपैरिजन देखते हैं क्या है बेटा एक। और ये जो रॉड है ना बेटा, इस वाली रॉड को हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद में ऐसा देखा, हम इसे ओमेगा से यहाँ घुमा रहे थे फिक्स करके, और अल्फा भी था। क्या था बच्चों? अल्फा। इसे बनाते जाना, कोई रॉकेट साइंस वाली कहानी नहीं है इसमें। ए पॉइंट था बेटा यहाँ पे, जो अब यहाँ पहुंच गया। बी पॉइंट था यहाँ पे, जो अब यहाँ पहुंच गया। और सी पॉइंट था बच्चों यहाँ, जो अब, वेरी गुड, हम कहाँ पहुंच गए बस ये नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, इसमें अगर आप लोग थीटा कंपेयर करेंगे, तो क्या थीटा सारे सेम है? अरे बोलना। नहीं सर, थीटा सी सबसे बड़ा है। बावड़े हो गया, सीधी लाइन है, सारे थीटे क्या होंगे? थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी, लाइन तो सीधी ही है ना, तो थीटा तो सेम ही होंगे। किसी को दिख रहा है थीटा सी बड़ा? बड़ा दिख रहा है ये ये लो। अब मेरे को बता, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ये बड़ा एंगल है। कैसी बातें करते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, नॉर्मल है ना। तुम्हारा गेलापन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बेटा ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा?
ओमेगा बी इज इक्वल टू, और बेटा अल्फा बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। सबकी वैल्यूज जो है वो सेम है, तो एंगुलर वेरिएबल्स आर सेम। एंगुलर वेरिएबल सारे पॉइंट्स के लिए क्या है बेटा, सेम है। पर क्या लीनियर वेरिएबल सेम है? अगर आप लीनियर वेरिएबल्स देखोगे तो इसके लिए भी यही वाली चीज ट्रू है। सबसे ज्यादा इसको चलना पड़ रहा है ना, देख सी को, उसके बाद बी को, और उस सबसे कम किसको चलना पड़ रहा है, ए को। अब इसे ज्यादा भी चलना है, टाइम तो वही है, तो क्या स्पीड भी ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेट भी ज्यादा हुआ होगा। तो इसीलिए सी की स्पीड भी ज्यादा है और सी का एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। ये जो आप देख रहे हो ये रिपीट टेलीकास्ट है। तो ऐसा ही होता है झूले में, इसीलिए कोने पर बैठने को मना करते हैं। नाव वाला झूले में बैठे हो, टाइटैनिक, उसके अंदर सबसे ज्यादा मजा उसको आता है जो सबसे पीछे बैठता है। बीच वाले को तो फील ही नहीं होता क्या हो रहा है। जो बीच में बैठा है ना, वो तो बस इतना इतना ही झूलता है, और जो पीछे बैठा है, उई, उई। भाई साहब, उसके तो पैर कई बार जमीन से उड़ जाते हैं। कभी बैठे हो? बहुत अमेजिंग होता है वो। चक्कर आ गए थे? अरे चलो जल्दी छापो, आधा मिनट है आपके पास। 30, 25, 10, 0। जल्दी करो, बातें बंद, पीछे बातें नहीं। झूले बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको दुनिया में, है ना। अब मैं तो बहुत तेज तेज झूलों में बैठ लिया, तो मेरे को अब डर नहीं लगता। नाव वाले में यहां तो अल्फा वेरिएबल रखता है। हाँ हाँ बिल्कुल रखता है। इनमें तो अल्फा इसलिए वेरिएबल होता है ना बेटा कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है। ऐसा थोड़ी है कि एक साथ ही धीरे धीरे। आपको पहले झुलाते हैं ऐसे धीरे धीरे, जब आपको मजा आता है, फिर मजे के बाद में आपको, मैं तो भाई ऐसे ऐसे झूलों में बैठा हूं जिसमें मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे अंदर का सारा माल जो है वो मुंह से बाहर आ जाएगा। सच में, मतलब मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा, ये अंतड़ियां, फेफड़े, दिल विल सब यूं बाहर आ जाएगा। बहुत खतरनाक झूले होते हैं। एक एक के अंदर तो मैं बैठा था इंडिया में ही, वो पहले तो क्या ऐसे ऊपर ले जाता है, नहीं नहीं छोड़ने वाला नहीं बोल रहा हूं, फिर वो है ना, फिर वो ऐसे घूमता है पहले तो, फिर वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता है, फिर वो ऐसे ऐसे भी घूमता है। कोई हिसाब ही नहीं है घूमने का भाई। ये तो इंडिया में ही है, वंडरला है एक बेंगलोर के पास में, अगर तुम में से कोई गया हो तो बेंगलोर के पास में एक जगह है वंडरला, वहां लगा हुआ है। आओ भाई, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स खत्म, डायनामिक्स शुरू। बातें बंद, यहां ध्यान दें एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। डायनामिक्स के अंदर बेटा सारी की सारी कहानियां जो है ना वो आपकी चेंज हो जाती हैं। आपस में बातें बंद। थर्मोडायनामिक्स नहीं है ये, डायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स। बावड़े हो क्या बिल्कुल ही? हाँ चलो चलो बातें बंद, छेड़खानी नहीं पीछे से, गलत बात। लड़के ही हो सब लोग, आओ चलो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बात करते हैं, आओ। बातें बंद। अब बातें नहीं बेटा, है ना, कोई झूले की बातें नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेटा अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर के अंदर एक एक्सेलरेशन जो है वो जरूरी होता है, यस और नो? एंड दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सभी को पता है। तो अगर बॉडी का मास m है और बेटा ये वाली बॉडी किसी तरह से सेंटर के अबाउट घूम रही है, लेट्स से विद अ वेलोसिटी v, इन दैट केस हम लोग ये जानते हैं कि अगर मान ले रस्सी से बना हुआ है तो एक फोर्स होगी जो ये एक्सेलरेशन लाती होगी, या पहले एक्सेलरेशन आता है बाद में फोर्स आती है? पहले फोर्स आती है बाद में। तो वो जो फोर्स थी जो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी थी, उसका नाम रखा हमने एफ सी, जिसकी वैल्यू थी बेटा एम ए सी,
या उसको बोल दिया एम वी स्क्वायर बाय आर, और अगर v को आर ओमेगा लिखा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस एफ सी को क्या नाम दिया गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, सेंटर को सीक करने वाली, सेंटर को चाहने वाली, सेंट्रीपिटल। बात समझ में आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू MAC। ठीक है बेटा। और ये जो फोर्स आप लोग लिखी हुई देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी खास बात ये है कि ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है नेचर की। ये नेचर की फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी है आपकी? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियर फोर्स और आपकी वीक फोर्सेस, जो आपकी ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस वगैरह होती है ना, तो ये आपकी नेचर में फंडामेंटल फोर्स होती है। ये क्या है बेटा? नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस, जो हमें 4 टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है। सेंट्रीपिटल इनमें से कोई नहीं है। सेंट्रीपिटल का कोई धनी दानी नहीं है, मतलब इसे कोई भी दे देता है आके। मैं भी ला सकता हूं, तुम भी ला सकते हो, नॉर्मल भी ला सकती है, फ्रिक्शन भी ला सकता है, टेंशन भी ला सकता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी ला सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन भी ला सकता है। समझ गए ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। ये कोई फंडामेंटल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने पेंडुलम देखी है, पेंडुलम देखी है ना बेटा? तो ये पेंडुलम के अंदर क्या होता है? पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करती है, तो यहां भी तो ये सर्कुलर मोशन ही है। तो यहां पर कौन लाता है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन। ठीक है ना भाई? या इसको पेंडुलम को तो चल बाद में ही पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं ऐसे बताता हूं तेरे को कि रस्सी में बांध के पत्थर घुमा लो। रस्सी में बांध के, तो अगर रस्सी में बांध के पत्थर घुमाओगे तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन ला रहा है? टेंशन। तो T इज इक्वल टू वॉट? एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यही मान लो बेटा, सेंटर में कौन है? सन। और सन के चारों तरफ कौन घूम रही है? बोलो। मून बोल रहे हैं लोग, मून तो घूम ही रहा है, उसमें क्या है? अर्थ। बोलो। इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है? रस्सी बंधी है, सन पे एक आदमी है सर, वो यूं घुमा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखूंगा? बोलो। जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? mv स्क्वायर बाय आर। और एक चीज तो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना बेटा? तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे इसके चारों तरफ विद वेलोसिटी v, ये किस कारण घूम रहे थे? k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। सब भूल गए? बनाते जाओ बेटा इसे, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। याद आ रहा है कुछ? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी दे रहा है उठा के, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स ने दे दी, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने दे दी, कभी टेंशन ने दे दी। ऐसे ही बेटा गाड़ी मुड़ती है सड़कों पे, गाड़ी सड़कों पे मुड़ती है तो बेटा फ्रिक्शन आ जाता है बचाने। हम अगर ऐसे मुड़ते हैं तो फ्रिक्शन आ जाता है। अगर मान ले स्लिप कर जाएगी गाड़ी तो बाहर फेंक जाएगी, पर बाहर फेंकना नहीं है, गाड़ी मुड़ती है तो फ्रिक्शन बचाता है। तो ऐसे में F इज इक्वल टू वॉट? mv स्क्वायर बाय आर। तुम लोगों ने रेसिंग ट्रैक्स देखे हैं कभी? रेसिंग ट्रैक थोड़े से टेढ़े होते हैं, वहां नॉर्मल भी आता है बचाने, और कौन आता है बचाने? ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग सारे केसेस अलग अलग। तो ये जो नॉर्मल बचाने आता है ना, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको झूला झूला रहा होता है। पॉइंट इज के झूला झूलना जरूरी है, झूला नहीं झूले तो दिक्कत है। तो यहाँ नॉर्मल का कंपोनेंट जब आपको झूला कराता है, तब आप क्या बोलते हो कि n का एक कंपोनेंट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। बहुत सारी चीजें हैं, तुमने नोटिस किया होगा किसी कटोरे के अंदर या बाल्टी वाल्टी में पत्थर डाल दो, बाल्टी घुमाओ पत्थर भी घूमने लगता है। किया है ना नोटिस? ये सब चीजें क्या हो रही हैं? नॉर्मल, फ्रिक्शन, यही सब चीजें तो घुमा रही हैं चीजों को। तो आपको क्या चीज सेंट्रीपिटल फोर्स दे जाए, ये आपने यहां पर देख रखा है, कहीं से भी मिल जाती है। इट इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। ठीक है ना भाई? तुम्हारे आई कार्ड को पकड़ के यूं घुमा लो, टेंशन है ना?
मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेस लग जाती हैं, पढ़ा होगा तुमने, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो गोल जो घुमाते थे उसमें किससे बराबर करते थे क्यू वी बी को? एम वी स्क्वायर बाय आर से। कुछ याद ही नहीं आ रहा, छोड़ो, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तभी बताएंगे। पर तुम्हें ये तो शायद दिख गया होगा ना कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी उठा के दे देता है। तो एक लाइन लिखो सितारा बना के, एफ सी इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। जल्दी लिखो, एफ सी इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। एफ सी इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, एफ सी इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। क्लैरिटी? अगली लाइन में, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय, लिख लो, नॉर्मल टेंशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एटसेट्रा। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल टेंशन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन, ईटीसी इत्यादि। आया? अरे बोल दो भाई, सबको आ गया ना समझ में? तो ये कोई भी दे देता है। हाँ हाँ, रुक जा भाई, भी करता है। हाँ, अरे ये बातें समझ में आ गई। चलो अगली लाइन में लिखो। अरे मैंने लिखवा दिया ना। हाँ, एक लाइन लिखो स्टार बना के। मुझे बताओ, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स आई या पहले सर्कल आया? सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लानी पड़ेगी तब सर्कुलर मोशन आएगा। तो लिखिए, एफ सी इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, एफ सी इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई ना? पहले पैसे देते हैं, बाद में झूला झूलते हैं। पैसे कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स। पैसे कौन दे रहा है बेटा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने पैसे दिए, उससे आपने क्या झूला? तो झूला इज सर्कुलर मोशन एंड पैसे इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बातें क्लियर है? अब इसी के अंदर एक और समझने वाली बात क्या थी बेटा, जिसमें हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी बात की बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इस चीज को थोड़ा सा समझना है। मुझे ये बता दो तुम लोग तब तक कि क्या सर्कुलर मोशन एक्सिलरेटेड होता है? क्या सर्कुलर मोशन एक्सिलरेटेड होता है? होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? हर पॉइंट पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चाहे कांस्टेंट स्पीड से घूम लो पर एक्सिलरेशन तो होगा ही ना। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? अब हम लोगों ने क्या किया कि हमें ये तो पता ही है कि ये एक्सिलरेटेड है, और जो एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है ना बेटा दुनिया में, उनकी एक खास बात होती है कि अगर एक्सिलरेटेड फ्रेम के ऊपर बैठ जाएं तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। जल्दी बोलो, सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल कैसा फ्रेम है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? और अगर नॉन इनर्शियल फोर्स फ्रेम के ऊपर बैठ जाते हैं तो क्या दुनिया में सूडो फोर्स नाम की चीज आ जाती है? वही यहां भी होगा, वही। तो अब की बार मैं इस मास के ऊपर बैठने वाला हूं जो खुद क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन विद अ वेलोसिटी लेट्स से v। बात समझ में आई? तो मैं तो ऐसे पत्थर बांध के यूं घुमा रहा हूं। ध्यान रखिए, हम जो सर्कल पढ़ रहे हैं वो ये वाला सर्कल नहीं है। हम जो सर्कल पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? फील आ गई इस बात की? हमारा सर्कल ये है हॉरिजॉन्टल। कौन से प्लेन में? ये वर्टिकल प्लेन वाला सर्कल है। वर्टिकल सर्कल आप पढ़ते हैं किसमें? वर्क पर एनर्जी में। अभी नहीं पढ़ेंगे वो, ठीक है?
क्योंकि वर्टिकल सर्कल के अंदर हम लोग पूरी इक्वेशंस काम में लेंगे जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई होती है। ठीक है ना बेटा? तो सर्कुलर मोशन में वी विल नॉट टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कल, वी विल ओनली टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कल, प्लीज रिमेंबर। तो मुझे कोई ये मत बोलना कि सर वर्टिकल सर्कल नहीं बताया, नहीं बताऊंगा। वर्टिकल सर्कल कब आएगा? जब वर्क पर एनर्जी खत्म हो रहा होगा, एकदम लास्ट। क्लैरिटी है ना इस बात में? हाँ, तो मेरे को कोई बार बार ये मत बोलना सर वर्टिकल नहीं कराया, वर्टिकल नहीं कराया, कराया जाएगा पर डब्ल्यूपी के लास्ट में। बैठ गई बात दिमाग में? चलिए, तो हमारे पास में एम मास का ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं, यहां पर क्या लगा बेटा? टी। बोलो। पर अगर इसी पर बैठ के देखूंगा तो क्या बेटा सूडो बाहर लगेगी? सूडो बाहर क्यों लगेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन अंदर है। जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन अंदर तो सूडो लगी बाहर। सूडो की वैल्यू क्या बेटा? एमएसी। दिस इज योर सूडो फोर्स, और यही सूडो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असल में नहीं होती है, तो उसका एहसास कब होता है? जब सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी पे बैठ जाते हैं। सूडो है ना, नकली है। तो सेंट्रीपिटल की सूडो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। अरे यार, सेंट्रीपिटल फोर्स की सूडो फोर्स कौन सी है? तो यहां क्या लिखूंगा मैं? टी इज इक्वल टू एम ए सी, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। कोई शक? देखो लिखना वही है। अगर आप लोग बिना सूडो के करते तो क्या बेटा अंदर को एक्सेलरेशन दे देते और क्या लिखते? टी बराबर एम ए सी। बोलो ना, क्या लिखते? टी बराबर खत्म। यहां पर भी तो वही लिखा है, कुछ नई कहानी लिख दी क्या हमने? कुछ नया थोड़ी लिखा बेटा। बस यही वाली बात समझनी है। बात समझ में आती है? तो टी बराबर एमएसी यहां भी लिखना है, टी बराबर एमएसी यहां भी लिखना है, बस यहां पर फोर्सेस बैलेंस दिखानी है। क्लैरिटी आई? अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल का सूडो इज सेंट्रीफ्यूगल। बाहर जो आदमी बैठा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई, उसको तो सेंट्रीपिटल लगानी है। पर जो अंदर बैठ गया सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पे, वो बोलेगा कि मुझे सेंट्रीफ्यूगल का एहसास हो रहा है। गाड़ी मुड़ती है तो एहसास होता है कि नहीं होता? हम बाहर फेंक रहे हैं, नहीं होता? होता है ना भाई। लिफ्ट ऊपर जाती है, तुम लिफ्ट के अंदर होते हो, तो तुम्हें एहसास होता है ना कि नीचे दबा रहे हो। होता है कि नहीं? वो जो नीचे दबा रहे हो तो नॉर्मल बढ़ जाती है ना, ऊपर जाते हैं तो एम जी प्लस एम ए। याद ही नहीं है। और जब नीचे आती है तो ऐसा लगता है नीचे से फर्श निकल गया है। लगता है कि नहीं? तो नॉर्मल कम होती है एम जी माइनस एम ए। तुम्हें कुछ नहीं याद, सोच रहे हैं कैसी बातें कर रहा है बहकी बहकी। ऐसा ही लग रहा होगा। नॉर्मल बढ़ जाती है, सूडो आ जाती है, क्या हो जाता है? तो ये जो फोर्स है ये क्या कहलाई बेटा आपके लिए? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बना लिया सबने? चलो आओ। हाँ, रस्सी में टेंशन निकालो। पहले सिस्टम बता दूं कैसा है बेटा, सुनो। बातें बंद, आपस में बिल्कुल भी बातें नहीं होंगी। एक मिनट यहां समझो इस सिस्टम को। जैसे बेटा ये एक टेबल बनाई मैंने, क्या बनाई? टेबल देख पा रहे हो? अरे टेबल नहीं दिखी? इस टेबल के ऊपर हमने बेटा ऐसे एक कील ठोक रखी है।
कील से हमने एक रस्सी निकाली, एक मास लगाया, और एक और रस्सी निकाल के एक और मास लगा दिया, और अब ये इस टेबल के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? टेबल पे घूम रहे हैं, टेबल पे, हवा में नहीं घूम रहे हैं, ऐसे नहीं है ये, ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? टेबल, टेबल पे रस्सी, एक ब्लॉक, रस्सी, दो ब्लॉक, आगे दो ब्लॉक, यहां पर कील ठोक दी, और अब ये ऐसे घूम रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल। कैसा सर्कल है? तो नॉर्मल एमजी बैलेंस्ड है। अरे क्लैरिटी है ना? नॉर्मल एमजी क्या है? अपने को T1 T2 निकालना है। क्या निकालना है अपने को? जल्दी करो, कैसे करोगे? मेरे को थोड़ा सर्कुलर में सूडो ज्यादा पसंद आता है, सेंट्रीफ्यूगल। तुम्हें भी पसंद आने लगेगा। बहुत आसान होता है सूडो से करना, यू विल लाइक इट। अभी देखना कितना आसान हो जाता है। है 384? क्या T1 या T2? T1 कितना? 128, और T2? चलो आओ करते हैं। भाई ये जो 4 किलो वाला ब्लॉक है, इस पे T1 अंदर लगेगा, 2 किलो वाले पे T2, सॉरी T1 बाहर, 2 किलो वाले पे क्या T2 भी लगेगा अंदर की तरफ? यार एक तो बोलते नहीं हो। तुम्हें एफबीडी बनाने आते हैं? चलो एफबीडी बनाते हैं अपन, तो 4 किलो का एफबीडी सबसे पहले, 4 किलो, ठीक है, 4 kg। एन और एम जी नहीं बना रहा हूं फालतू में। क्या बेटा T1 इधर लग रहा है? बहुत बढ़िया, मैं इसी पर बैठ के बना रहा हूं, mv²/r। यहाँ ये नहीं लिखता, ओमेगा दे रखी है ना मैंने, m⍵²r। ये क्या किया सर? बार क्यों लगा दिया? मैंने सूडो से किया। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सीधे इधर को क्या मान सकते हो, AC। अरे बोलो, तो क्या लिखोगे? T1 बराबर MAC। अब यहां क्या लिख रहा हूं मैं? T1 बराबर MAC, वही तो लिख रहा हूं। पर क्या यहाँ ऐसे बराबर होता दिख रहा है? तो वो आसान होता है। अभी देखना, उसमें भी लगाऊंगा तो तेरे को इजी लगेगा। इक्वेशन बोल, T1 इज इक्वल टू M बोलो 4, ω² मतलब 16, R1 बोलो 4। ये तो 4 मीटर है ना, 2 मीटर पे थोड़ी है। तुमने यहां से नाप लिया 2 मीटर। 4, 16 × 4 = 64, बोलो। हाँ 256, स्क्वायर ही तो हो गया 16 का, 256 न्यूटन आ गया T1। आया था किसी का? ए झूठे, आ गया था तेरा? सच में? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब T2 के लिए एफबीडी बनाऊं? चलो भाई 2 किलो का एफबीडी बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 kg, यहां क्या लगा? अरे यहां क्या लगा? दिख रहा है ना तुम्हें वहां? और बेटा इधर क्या लगा? इसी पर बैठ रहा हूं, तो बोल AC अंदर है, MAC कहां लगेगा? T1 की तरफ। तो T1 की तरफ हमने क्या लगा दिया बेटा? सूडो MAC। नहीं आया समझ? इस MAC को सीधे क्या लिख सकता हूं? m⍵²R2। R2 इसलिए कि 2 मीटर वाला R है, इसके लिए अलग था। अब सूडो लगा के क्या सीधे फोर्स बैलेंस करते हैं? बोलो इक्वेशन क्या लिखूंगा? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस m⍵²R2। सही है कि नहीं? अब इसे ग्राउंड फ्रेम से करना दिखाऊं? सब लोग इधर ध्यान दो, ग्राउंड फ्रेम, पहले ग्राउंड फ्रेम वाले लोग इधर देखेंगे। ग्राउंड फ्रेम से करता तो अंदर एक्सिलरेशन मान लेता। कौन सी फोर्स बढ़ी? T2, क्योंकि एक्सिलरेशन अंदर है ना। तुम्हें आ ही नहीं रहा। T2 बढ़ाया T1, क्यों? क्योंकि एक्सिलरेशन अंदर माना है, तो अंदर फोर्सेस क्या होंगी? बड़ी। T2 माइनस T1 बराबर है में, यही तो सीखा था NLM में। T2 माइनस T1 बराबर है में, लिखो T2 माइनस T1 बराबर M है। अगर ध्यान दोगे तो वापस यही तो आया, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M है, वहां भी तो यही लिखा है।
नहीं आया समझ? एक ही बात होती है, सूडो बनाने में क्या करना होता है, फोर्स बैलेंस, और ग्राउंड से करो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख के कर लो, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर एम ए कर दो, वो आपकी चॉइस है। मैंने क्या तुम्हें दोनों ही तरीके बताए हैं, तो अपने को डरना। अब बता क्या आ जाएगा आंसर, T1 की वैल्यू तो पता ही है, तो T2 कितना हो गया बोलो, 256 प्लस मास कितना है बेटा 2, ओमेगा स्क्वायर मतलब 16, R2 बोलो 2, कितना हो गया ये, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 256 300, लो भाई ये आ गया। किस किस का आ गया था, दोनों सही, दोनों सही, दोनों सही, दोनों सही, वेरी गुड। क्या 4, ये 4 कैसे हुआ, 4 किलो 4 मीटर की डिस्टेंस पे है ना यहाँ से, 2 मीटर 2 मीटर, पूरा ही लेंगे बेटा, यहां से फिक्स है यहां से फिक्स थोड़ी है, ये तो घूम रहा है ना भाई, सेंटर तो यही है, यहीं से तो फिक्स है बेटा ये। तो रेडियस फॉर 4 मीटर इज व्हाट, 4 मीटर, जिसके अबाउट घूम रहा है वहीं से तो रेडियस लोगे, और कहीं से कैसे ले लोगे? नहीं आया समझ में? क्लैरिटी है? हाँ, फ्रिक्शन क्या, अच्छा सिस्टम मान लेना, मैं कहां बोल रहा हूं, मान ले सिस्टम, तो टेंशन ही तो कैंसिल होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, T2 आएगा बस तेरे पास, अरे T2 ही तो आएगा, पर दोनों के एमएसी तो बाहर लगाने पड़ेंगे ना बेटा, सिर्फ T2 निकलेगा, दोनों के एमएसी बाहर लगाने पड़ेंगे तेरे को, दोनों का सूडो बाहर, देख कितना आ रहा है दोनों का सूडो, सूडो कितना है, इसका सूडो कितना है 64, और इसका सूडो कितना है 256, तो T2 आ जाता है। 6 किलो ही तो मानूंगा तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, पर दोनों का सूडो भी काम में लेना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, ये सर्कुलर मोशन है भाई साहब, ध्यान दो बेटा, चमकेगा नहीं है, उड़ जाएगा ऊपर से, ध्यान से है ना। अच्छा मैंने होमवर्क में क्या दिया था बताना जरा, फ्रिक्शन निकालो डीपीपी, एनएलएम की भी लास्ट बची है, तो पहले एनएलएम वाली लास्ट करो। लाओ भाई लाओ, अरे जल्दी निकालो आधे मिनट में। हाँ क्या बोल रहे हैं, सिलेबस किसका, टेस्ट का, कब है टेस्ट, अगले संडे, तो जितना पढ़ा देंगे सब आएगा। एक मिनट एक मिनट, नीट के एग्जाम में कहां से कहां तक आता है, एक एक चैप्टर आता है क्या, कि आखिरी में मॉडर्न पढ़ा है तो नीट में मॉडर्न पूछ लें, क्या बावड़े हो गया, बिल्कुल ही सब कुछ आएगा, और अगर कोई चेंज करना हुआ सिलेबस में तो हम कर देंगे, टेंशन मत लो। सच्ची में और मुच्ची में क्या होता है, 5 नंबर 6 नंबर, 6, चलो भाई 6 में पहला, 6 में पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, आपस में आते बंद, ब्लॉक कैन स्लाइड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद रिटार्डेशन। सुनो सुनो, दूसरे में एक डाउट कहां आया होगा, यार क्यों बातें कर रहे हो, दूसरे में डाउट कहां आता है, सुन लो, मैं समझ गया आपने गलती क्या की, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रही है,
पर नीचे जाते में रिटार्डेशन है। नीचे जाते में रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी तो नीचे है पर एक्सेलरेशन ऊपर है। आया समझ में? नहीं आया? आपने एक्सेलरेशन डिसेंडिंग के चक्कर में कहां ले लिया? नीचे। तो आपका आंसर गलत आ गया। अब करना है इसको, हो जाएगा। 5 6 6 5 block of mass m is placed on a floor which is moving with a velocity 4t square. T is in time seconds. Time at which normal on the block is 3 times of its weight. नॉर्मल की वैल्यू क्या लानी है बेटा? 3 mg। बातें बंद। वेलोसिटी क्या दे रखी है बोलो? 3t स्क्वायर। एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा? 6t। अरे बातें बंद। एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा? 6t। आपको है 4t स्क्वायर है। अच्छा, वेलोसिटी कितनी है? 4t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? dv/dt कितना हो गया बेटा? 80। अब मेरे को बातों की आवाज नहीं आनी चाहिए यार। काम नहीं किया तो चुपचाप बैठ के देख लो ना सवाल। बातें क्यों कर रहे हो इतनी देर से? वेलोसिटी कितनी आई बोलो बेटा? 80। ये जो आप लोगों की अब वेलोसिटी आई है बच्चों 80 के बराबर, अगर इस वाली सॉरी एक्सेलरेशन जो आया 80, इस एक्सेलरेशन से इसको जज करो। क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? देखो ना 4t स्क्वायर है वो तो, यानी एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन कहां होगा? ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती हुई है। आपको वो टाइम निकालना है जब नॉर्मल फोर्स इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। तो ऊपर को क्या लगाओगे? ए। और ऊपर को क्या लगता है? नॉर्मल। नीचे को क्या लगता है? mg। इक्वेशन बोलो। n माइनस एम जी इज इक्वल टू, क्या a की वैल्यू दिख रही है? और n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 3 mg। पुट करो, आंसर पाओ। 6 बताना है। 6 के अंदर देखो बेटा, ये आपका एम मास ऐसे झूल रहा है, देख रहे हो? यहां क्या लगेगी बोलो? टेंशन। ऑल्दो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, पर ध्यान देना इसका नीचे को क्या लगेगा? mg। क्या बेटा कार्ट आगे एक्सिलरेटेड है? अंदर बैठकर देखूंगा तो पीछे क्या लग जाएगा? ma। तो इन दोनों का नेट क्या बेटा इधर आ जाएगा? कितना होगा? √ ma का स्क्वायर प्लस, खत्म हो गया क्वेश्चन। 7 8 बताना है। In the arrangement shown, pulleys are fixed and ideal strings are light. S is a spring balance which is itself massless. Reading of S, जो टेंशन होगा वही रीडिंग होगी। टेंशन क्या होगा इसमें? 4। M1 भारी है ना बेटा M2 से, तो ये तो एटवुड मशीन बन गई। क्या बन गई बेटा? ये एटवुड मशीन बन गई। इधर एक्सेलरेट होगा, है ना? एटवुड मशीन में टेंशन की वैल्यू क्या होती है? 2m1m2 अपॉन इंटू जी। याद है? यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आपको आंसर में जी लगा हुआ नहीं मिल रहा होगा। देखो जी क्यों गायब है? क्योंकि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अपॉन जी करके देते हैं। बातें नहीं, एक तो यार काम नहीं किया है, ऊपर से बतिया रहे हो तुम लोग। सीधे बैठो भाई। रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है? अपॉन 10 करके आती है ना। तो इसमें जी इसीलिए गायब है फोर्थ ऑप्शन में। टेंशन तो यही आएगी, पर जब रीडिंग देगा तो अपॉन 10 कर देगा ना, इसीलिए जी गायब हो गया। 9 बताना है। स्प्रिंग बैलेंस इज टाइड टू अ वॉल एंड पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ऐसे बांध दिया, ठीक है बेटा, और इसको F फोर्स से खींच रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन दिस केस इज R1। बहुत बढ़िया। अब बोल रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड बाय द सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो F। अरे F ही तो आएगी, मैंने क्वेश्चन तो करवाया था क्लास में। टेंशन कोई ऐसे थोड़ी है, इधर F1 से खींच रहा हूं, इधर F2 से खींच रहा हूं, तो F1 F2 आ गई। फोर्स तो एक ही आती थी। तो बस आंसर क्या होगा? R1 बराबर R2। मैंने क्लास में 2 सवाल कराए थे। एक कराया था जिसमें स्प्रिंग बैलेंस से ब्लॉक को अटैच किया था नीचे, और एक कराया था बीच में स्प्रिंग बैलेंस दोनों तरफ ब्लॉक। तो उसका आंसर क्या था दोनों तरफ वाले का? 0 था क्या, या 20 था?
था ना, 2-2 किलो के ब्लॉक थे तो 20, तो दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। 10, हाँ बेटा 10 बोलो, 10 हो गया। 10 में बोल रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग्स, बोथ विल रीड 10। हाँ बोथ विल रीड 10। क्या हुआ? अच्छा 12वां, एन ऑब्जर्वर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड मस्ट बी एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कैसा फ्रेम होना चाहिए? इनर्शियल। अब देख के तो ऐसा ही लगता है, पर क्या इसकी डायरेक्शन बदल सकती है? डायरेक्शन बदलने के अंदर भी तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है भाई। यार एक तो सुनते नहीं ढंग से। अगर डायरेक्शन बदली और मान ले मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, तो डायरेक्शन तो बदल रही है ना। आप सर्कुलर मोशन कर लो जिंदगी भर 5 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड क्या रही? कांस्टेंट, पर वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है। जबकि ये तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ये क्या बोल रहे हैं? मस्ट बी एन इनर्शियल फ्रेम, तो ये गलत है। सेकंड, एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड इनर्शियल इफ इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज 0। ये बात एकदम सही है। ठीक है, अब कंपेयर कर लो और बोलो भाई और क्या करना था? फ्रिक्शन निकाल लो। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वही करवा दो। वो तो बेटा बहुत हो रहा है 2-3 दिन से मेरे साथ, क्या करें। चलो भाई, फ्रिक्शन डीपीपी 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3, block of mass 2 kg on a rough inclined plane making angle 30 with the horizontal. Coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? बेटा 2 किलो का ब्लॉक, 30 डिग्री का इंक्लाइन, यहां क्या लगेगा बोलो? 10। अरे बोलना, एफ एस मैक्स बोलो। इधर क्या लगा? 20। इधर कितना लगा बोलो? 10√3, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना बेटा, cos 30, तो ये 10√3। एफ एस मैक्स क्या हो गया? 0.7 इंटू 10√3। करेक्ट। नीचे लग रहा है 10, तो फ्रिक्शन तो 10 ही रह गया ना, ये तो 10 से बड़ा है। अरे रुको ना, ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स 10 से बड़ी है 10 से छोटी है? एफ एस मैक्स बड़ा है और ये वैल्यू छोटी है, तो फ्रिक्शन अपने आप को कितना कर लेगा और रोक लेगा। अच्छा 0.7 है ये तो, नहीं नहीं 0.7 है। हाँ 7√3 भी 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा होता है, तो आंसर विल बी 10, 9.8। इसमें 9.8 होगा बेटा आंसर। इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 ली है। कोई कुछ पूछना चाह रहे? तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, है ना, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। 4, 5, 6, 7, 7 में डाउट है। 7 में बोल रहे हैं बेटा 2 ब्लॉक्स हैं, मासेज m1 m2 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग प्लेस जेंटली ओवर अ स्मूथ inclined plane, स्मूथ नहीं है, such that the tension in the connecting string is initially 0. Coefficient of friction between the mu m2 और इसमें mu, tension in the string shall continue to remain 0 if, अरे यार थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mu, भूल गए क्या? तो अगर दोनों का ही एंगल ऑफ रिपोज कम होगा, अगर दोनों का क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ रिपोज, दोनों नहीं फिसलेंगे, और अगर दोनों फिसलेंगे ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा। पहले फ्रिक्शन बाद में टेंशन, या पहले टेंशन बाद में फ्रिक्शन? पहले फ्रिक्शन बाद में टेंशन, याद है ना। तो पहले फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन ने दोनों के mg sin थीटा को क्या कर दिया? बैलेंस। टेंशन के पास कुछ गया ही नहीं। ऐसा सिर्फ कब हो सकता है? जब आपका थीटा इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स म्यू, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्लाइडिंग नहीं होती है। अब कंपेयर कर ले ऑप्शंस को। 6 पीछे चले गए,
कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड v नॉट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अच्छा बेटा गाड़ी आगे जा रही थी म्यू और गाड़ी की वेलोसिटी v नॉट। मैंने समझाया तो था कि अब ये वाली गाड़ी अगर रुकेगी, अरे बात सुनो, अगर ये वाली गाड़ी बेटा अगर रुकेगी तो इसे कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। मान ले बेटा ये s डिस्टेंस चल के रुक गई, कितना चल के? s चल के रुक गई। तो मुझे ये बताओ इस s की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में यही पूछा है, तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0। तो बेटा s की वैल्यू क्या आ गई? u स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो आई। अब इसमें एक्सिलरेशन निकालना है। इस ब्लॉक को कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। क्या बेटा फ्रिक्शन लगेगा पीछे? फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो म्यू mg, और क्या यही नेट फोर्स है, इज इक्वल टू एम ए एम एम ए कितना आ गया? म्यू जी। यहां पे पुट कर दो यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। कहां चला गया? ए ऑप्शन नहीं आया समझ? 8 क्लास का सवाल लिख लो इलू। 9 10 11 12 12 फ्रिक्शन अपोजेज एक्सटर्नल फोर्स। बोलो भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। ये सही होगा ना? तो ये तो गलत है। ये क्या हो गया बेटा? गलत। रीजन, ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट अप्लाइड फोर्सेस। ये भी गलत है ग्राफ, ये तो ग्राफ ही गलत है। अरे 0 से चालू होना चाहिए था ना, ओरिजिन से चालू ही नहीं हो रहा, तो ग्राफ गलत दे दिया है। चलो भाई डीपीपी नंबर 2 एक और कर लो ना, क्या हो गया? क्लास थोड़ी है अब तुम्हारी, किया नहीं है? कर ली होगी, नहीं किया है तो कल वाली क्लास में 2 और 3 डीपीपी नंबर 2 करके लाना भाई, है ना? अच्छा ये तो मेरी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कल डायनामिक्स में आगे चलेंगे, पेंडुलम पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे। चलो बाय बोलो।